अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है डॉक्टर दुरे शहवार ने यूके से। और यूके के जिस इलाके की ये कहानी है उसका नाम है नोथिंगम। नोथिंगम की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रॉबर्ट और उसकी फैमिली की कहानी है। रॉबर्ट कहते हैं, मैं पेशे के लिहाज से जब इंसान कोई मर जाता है, उसको अस्पताल से लेके उस अस्पताल की तरफ लेके जाना जहां पे उसके वजूद को काट पीट कर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इस इंसान की मौत किस वजह से हुई थी, और वहां से दोबारा उसको अस्पताल लेके जाना या फिर वहीं से ही उसके घर वालों को, उस मुर्दा वजूद को जिसको पता लगाने के बाद डॉक्टर मुख्तलफ टांके लगा के उसके वजूद को इस तरह फिर से जोड़ देते थे, जो कटा फुटा वजूद होता था वो फिर से बंधा होता था उन टांकों में और उनके प्यारों के हवाले कर दिया जाता। ये जो मुर्दा वजूद होते हैं इंसान के, इनको उठाना, उठा के गाड़ी में रखना और उनके प्यारों तक छोड़ के आना बज़ाहिर तो ये एक आम सा काम है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको डर नहीं लगता होगा, और मैं भी कभी नहीं डरा था। इससे पहले कि मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़े कई वाकयात बताऊं जिसने मेरी जिंदगी को इस तरह हिला कर रख दिया, मुझे इतना खौफजदा कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उससे पहले मैं आपको शुरू से कहानी सुनाता हूं। मेरी दादी, जिनका नाम है लीजा, अब तो इस दुनिया में नहीं है। मेरी दादी इसी ही गांव, इसी ही टाउन के अंदर रहती थी। इस टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल था। यहां उसका नाम जान के नहीं बताया जा रहा। उस अस्पताल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मशहूर थीं कि जैसे वो भूतिया अस्पताल है। वहां कई ऐसे वाकयात हो चुके थे जिसकी वजह से लोग बेइंतहा डर गए थे, और कई लोगों ने उस अस्पताल के बारे में अजीबो गरीब वाकयात सुनाए थे। मेरी दादी की एक सहेली जो अपने शौहर के साथ इस अस्पताल पहुंची थी, उस दिन शायद मरीजों का रश बहुत कम था। उनके शौहर की अपॉइंटमेंट थी। वो उस वेटिंग रूम के अंदर जाकर बैठे जहां पे उन्होंने बताया कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है। कागजी कार्रवाई के बाद उनसे कह दिया गया, ठीक है, आप अंदर जाकर बैठ जाइए। वो कहती है, मैं अंदर जाकर अपने शौहर के साथ बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे शौहर का नाम पुकारा गया। वो अंदर चले गए। अब उस बड़े से हॉल के अंदर मैं अकेली बैठी हुई थी। मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मुझे कभी इस अस्पताल से डर नहीं लगा था, ना ही मैंने इसके बारे में कोई ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से या जो लोगों ने देख रखा था कि ये भूतिया मकान है। इस मकान में, इस अस्पताल में कई ऐसे वाकयात जो रूनुमा हो चुके थे, दादी की उस सहेली को अभी तक पता नहीं थे। लिंडा कहती है, दादी की सहेली का नाम लिंडा है, कि मैं वहीं पे बैठी हुई थी कि बिल्कुल एक साइड पे एक बड़ा सा दरवाजा था जिसको बंद करके बाहर की तरफ से ताला लगा दिया गया था। वो लकड़ी का जो दरवाजा था उसके शीशे के अंदर जरूर देखा जा सकता था, वो भी इस सूरत में कि अगर आप उसके शीशे के बिल्कुल करीब जाकर दोनों हाथ इस तरह रख दें और अंदर झांकने की कोशिश करें तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा।
मैं अपने ख्यालों में इस तरह गुम बैठी थी कि जैसे ही शौहर वापस आएंगे, हम घर चले जाएंगे। इंसान जब फ्री बैठा होता है तो कई ख्यालात उसको घेर लेते हैं। सो मैं भी ख्यालों में इसी तरह गुम बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे के पीछे से किसी ने एक दफ़ा ज़ोर से दरवाजे पे हाथ मारा हो। मैं अपने ख्यालों से चूकी, ना सिर्फ चौंकी बल्कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। मैं शायद ख्यालों में इतना गुम थी कि मैं तयन नहीं कर सकी कि यह आवाज़ किस सिमत से आई है। लेकिन अब मैं ख्यालों से निकल के आ चुकी थी कि आवाज़ आई थी। मैं फिर से थोड़ी देर के बाद ख्यालों में गुम हो गई। इस दफ़ा जिसने भी दस्तक दी, एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा हाथ को मारा गया। और ना सिर्फ मैं चौंक पड़ी और फौरी तौर पे मुझे अंदाज़ा हो गया कि दरवाजे के अंदर वाली साइड से किसी ने ज़ोर ज़ोर से 3 दफ़ा हाथ अगर मारा था तो ये वही दरवाज़ा था जिसके बाहर ताला पड़ा हुआ था। कौन हो सकता है इस कमरे के अंदर? बाहर तो ताला लगा हुआ है। मैं अजीब सी हो गई, क्या कोई गलती से अंदर बंद हो गया है, किसी को पता नहीं लगा और उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया है? ये कैसे हो सकता है? अस्पताल वालों को ना पता हो? ऐसा भी नहीं है कि कोई रात का टाइम है, ये तो दिन का टाइम है। इस कमरे को अगर ताला लगा है तो यकीनन ये हर वक्त लॉक रहता होगा। लेकिन उस 3 दफा हाथ मारने की वजह से ना सिर्फ मैं चौंक गई थी, अब मेरी मुसलसल आंखें उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी कि मेरी आंखों ने एक इंतहाई खौफनाक मंजर को देखा। उस दरवाजे के अंदर से जैसे किसी ने हरकत की हो, किसी ने झांका हो। मैं उसको क्लियर तो नहीं देख सकी, लेकिन उस शीशे की दूसरी तरफ, क्योंकि जैसे कहा वो बड़े से 2 दरवाज़ों को, अस्पताल में जो अमूमन दरवाजे होते हैं वो 2 दरवाजे होते हैं, उनको धक्का दे के खोला जाता है, जिनके बाहर ताला पड़ा हुआ था। उसकी अंदर वाली साइड से शीशे से नजर आया, उसके बीच में शीशा लगा हुआ था कि पीछे से कोई गुजरा है या हिला है, मूवमेंट नजर आई है। वो चौंकी है कि नहीं, अब तो ये यकीन में बात बदल चुकी थी कि वहम नहीं है, कोई अंदर मौजूद है जिसने हाथ भी मारा है। उसकी शक्ल भी नजर आई है कि उसी लम्हे उसी शीशे के अंदर से मैंने किसी को बाहर की तरफ आते हुए देखा। और न सिर्फ उसको क्लियर देखा बल्कि वो एक काला साया था, ऐसा साया जैसे इंसान का साया होता है। उसके बिल्कुल बाजू थे, उसकी टांगें थीं, लेकिन वो एक काला सा साया था, धुंधला सा ऐसा साया जिसके आर पार देखा जा सकता था। लेकिन हैरत की बात यह थी, उसकी गर्दन नहीं थी, उसका सर नहीं था, गर्दन भी नहीं थी, यानी नीचे वाला धड़ था और एक सायानुमा इंसान जो बिल्कुल साये की तरह धुंधला साया था, जिसकी गर्दन और सर नहीं है, धड़ उसका चलता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकला और निकलकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी उसको देखने में महव हो गई कि शायद मैं चीख मार देती, शायद मैं डर जाती, मेरे मुंह से खौफनाक आवाजें निकलती कि उसी तरह वो साया जो चंद लम्हे मेरी तरफ खड़ा देख रहा था, गर्दन तो उसकी थी नहीं, लेकिन उसकी जिस्म की पोजीशन ऐसे थी जैसे वो मेरी तरफ ही देख के खड़ा देख रहा हो, वो वहीं से वापस लौटा और अंदर चला गया। और उसी लम्हे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया, मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने एक जोरदार झटका लिया और मुड़ कर देखा तो उसी अस्पताल की काम करने वाली खातून मेरे पीछे खड़ी थी। वो समझ गई कि हाथ रखने से मैं शदीद डर गई हूं, तो वो बोली, नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं, मैं हूं। मेरी जान में जान आई। मैं इससे पहले कि कुछ भी उसको कहती, वो खुद ही बोल पड़ी, तुमने देख लिया है ना उस साये को? देखा है ना तुम्हें? वो नजर आया है? और मैं अभी तक डरी सहमी थी और उसके हाथ रखने से इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरी गर्दन खुद ब खुद हिल गई। हाँ, मैंने देखा है। तू मेरे पास ही बैठ गई और बोली, मैं कितने लोगों को कह चुकी हूं कि ये नजर आता है। उसने एक नाम लिया किसी का, ये उसका साया है, ये नजर आता है, लेकिन मेरी बात को कोई मानता नहीं। और आज जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो आप इसी तरफ बैठी देख रही थी। उस 3 दफा जो अंदर से ठा 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 की आवाज आई थी, मैं भी उस पर चौंकी थी, मैं भी उसकी तरफ देख रही थी और मैं जानती थी यहां से वही निकलेगा जिसका धड़ नहीं है,
जिसका सर नहीं है, धड़ है, और मेरी आंखों ने देखा वो बाहर निकल आया और मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ गई तो तुम भी उसी तरफ देख रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने वो देखा है, तो तुमने हां में गर्दन हिला दी। इसका मतलब है ये अकेला सिर्फ मुझे नजर नहीं आता, आज इस बात की गवाही हो गई है कि इसको तुमने भी देख लिया है। उसने उसका नाम लिया और कहा, हाय बेचारा, कैसी जिंदगी उसने गुजारी। मुझे इतना घबराया हुआ देख के उसने मुझे हौसला दिया और कहा, डरो मत, ये किसी को कुछ नहीं कहता। कई साल हो गए हैं इस अस्पताल में मुझे काम करते हुए, कभी किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हें भी नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम इसकी कहानी सुनना चाहोगी? मेरे मुंह से ना ही हां निकला ना ही इनकार हो सका, तो वो खुद ही बोलना शुरू हो गई कि ये एक खूबसूरत नौजवान था अपने वक्त का, लेकिन एक संजीदा और खामोश तबीयत का मालिक। कभी किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था, लेकिन जायदाद, पैसा, ये लालच इंसान को क्या से क्या बना देता है। और इसके घर वालों के अंदर भी एक लालच था कि इसको पाल पोस के बड़ा तो कर दिया है, अगर ये मर गया तो इसकी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। और वो इस तरह का ही खेल रचाने जा रहे थे। वो चाहते थे ये किसी तरीके खत्म हो तो ये जायदाद हम अपने नाम कर लें। एक दफा वो बीमार क्या हुआ, उनको मौका मिल गया, उन्होंने उस बीमारी की हालत में उसको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जो एक नशे का इंजेक्शन था, एक ऐसा नशा जिसके बाद उसको लत पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी डोज भी बढ़ाते गए और वो नशे का आदी होता गया। अब वो बिस्तर पर ही रहता और उसी नशे को मांगता जिसका वो नाम तक नहीं जानता था, बेचैन सा हो जाता कि मैं बीमार हूं, मुझे दवाई चाहिए। वो समझता था दवाई उसे सुकून देती है, लेकिन हकीकत में दवाई नहीं, नशा उसे सुकून देता था। वो आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी होता जा रहा था। और यूं कितना अरसा वो अस्पताल में रहा। जब इर्द गिर्द के लोगों को पता लगा तो उन्होंने कहा इसको अस्पताल में दाखिल करा दो। उसको कुछ दिनों के लिए अस्पताल में लोगों के कहने पे कि कहीं उनके ऊपर शक ना पड़ जाए, अस्पताल में तो दाखिल करा दिया गया, लेकिन वो खुद ही कहता था मुझे अस्पताल से ले जाओ, मुझे अस्पताल से ले जाओ, मुझे यहां नहीं रहना। क्योंकि वो बेचारा खुद नहीं जानता था कि डॉक्टर की दवाइयां कैसे उसको सुकून दे, उसे तो नशा चाहिए था जिसको वो खुद भी नहीं जानता था। और कुछ इलाज के बाद जब वो बाजिद थे डॉक्टर कि इसको यहीं रखा जाए और इसका इलाज किया जाए, तो वो एक दिन वहां से भाग गया। और जब भागा तो वो इतनी तेजी से हवास भागता था, दौड़ता जा रहा था, उसके अंदर उस नशे की कमी हो चुकी थी और वो उसकी तलब के लिए पागल था कि वो घर तो पहुंच गया, लेकिन घर में वहां पे कोई भी नहीं था। उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। अब उसको दवाई चाहिए थी, वो जिससे वो ठीक होता था। और उस परेशानी में वो जैसे ही घर से बाहर आया, वो इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आया कि उसको खुद भी नहीं पता था कि उसको क्या हो चुका है। एक हमसाये ने देखा उसकी हालत अजीब सी हो चुकी है। अस्पताल वालों को सिर्फ इतना पता था वो यहां से भाग गया है, ये कोई नहीं जानता उसके साथ रास्ते में क्या हुआ है। लेकिन एक हमसाये ने जो आखिरी लम्हा देखा था वो ये था, वो भागता हुआ सड़क क्रॉस कर रहा था कि तेजी से आते हुए ट्रक को उसने देखा तक नहीं था। इतनी तेजी से वो ट्रक आ रहा था कि उसको तो पता लग जाना चाहिए था। मुझे लगता है वो नशे में था या क्या था कि वो भागता हुआ ट्रक के सामने आया और ट्रक ने जब उसको इस अंदाज में टक्कर मारी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन वो चोट उसकी गर्दन पे लगी थी जो धड़ से अलग होकर गिर गई थी। उसके बाद उसके मुर्दा वजूद को अस्पताल लाया गया। अस्पताल ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और उसके बाद उसके वजूद को उसके घर तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद से उसकी बदरूह, उसकी आत्मा इसी तरह नजर आती है। वो धड़ के बगैर है, आता है, इधर उधर घूमता है। मैं उसको कई दफा देख चुकी हूं। आज जब तुम्हें देखते हुए देखा तो तुमसे पूछ बैठी, तुमने देखा है? तुमने कहा हां मैंने देखा है। ये वही है। बस दुआ है इसकी आत्मा को शांति मिले, ये उसने कहा और इंतहाई डरी हुई, घबराई हुई आवाज में वहां से वो चली गई।
अब मेरे लिए वहां बैठना इंतहाई मुश्किल हो गया था। लिंडा कहती है कि मैं अब वहां कैसे बैठ सकती थी ऐसी जगह में जहां पे अभी कुछ देर पहले मैंने वाकई किसी को दरवाजे पे ठा 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 करते हुए और उसको बाहर आते हुए देखा था। कि थोड़ी देर के बाद मैं उठकर अपनी जगह से खड़ी हो गई, कमर मैंने उस दरवाजे की तरफ कर दी कि मेरी तवज्जो उसकी तरफ ना जाए, और मैं इस तरह टहलना शुरू हो गई कि मैं अपने दिमाग को किसी और तरफ ले जाऊं, उस तरफ तवज्जो ना दूं। ये थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर भी बाहर आ गए, और जैसे ही मेरे शौहर बाहर आए तो उसी वक्त उसी दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई। 2 दफा दरवाजे को अंदर से हाथ मारा गया, और मेरे शौहर कमरे से निकले ही थे कि उसी वक्त दरवाजे को भी हाथ मारा गया। तो एकदम से चौंके और उनकी निगाह खुद ब खुद कमरे की तरफ चली गई, और एकदम से चौंक कर बोले, अरे भाई, अंदर कौन है? कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है किसी ने बाहर गलती से ताला लगा दिया है, उसको पता नहीं है कि कोई अंदर था। लिंडा जल्दी से अपने शौहर के पास गई, उसका बाजू पकड़ा और कहा, बस बस चलिए, यहां से रुकना नहीं है हमें, चलिए। अरे वो बोला, क्या हो गया है लिंडा? अंदर कोई है, मुझे किसी को बताने दो, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मैंने आवाज सुनी है, दरवाजे को खटखटाया गया है, बाहर ताला लगा है। लिंडा बोली, कहा ना मैं बताती हूं, चलो यहां से। वो समझ गया कि बीवी बहुत ज्यादा खौफजदा है और वहां मजीद नहीं रुक सकती। वो उसको घसीटती हुई बाहर ले आई, और जब वो गाड़ी में आके बैठे तो बीवी की हालत खौफ से पहले ही बुरी थी। शौहर उसको देख के परेशान हुआ, बोला, लिंडा क्या हुआ है? तब उसने बताया कि अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो वो फलां औरत जो काम करती है उसने ये सब बताया है। अब आप जब बाहर निकले हैं तो तब फिर से आवाज आई, तो मैं डर गई वो फिर कहीं बाहर ना आ जाए, उसकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले, वो अभी तक बेचैन है। शौहर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था लिंडा बहुत डरपोक सी औरत है, छोटी छोटी बातों पे खौफजदा हो जाती है। उसको बोला, लिंडा मुझे लगता है उस काम वाली ने तुम्हें डरा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोली, है ऐसी बात, चलो यहां से। ओके बाबा ओके, खफा क्यों होती है? वो उसको लेकर वहां से चला गया। लेकिन लिंडा ने यह बात किसी को भी ना बताई, क्योंकि मेरी वो दादी की दोस्त थी, उसने मेरी दादी को भी ना बताई। उसका कहना यह था कि अगर मैंने देखा है, मेरे बाद मेरे शौहर को भी उसने ठक ठक करके अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, तो ये ना हो मैं अपनी दोस्त को या किसी और को बताऊं तो वो फिर से आ धमके और हमें डराए या हमारे सामने आ जाए, ये बहुत गलत होगा। अब मेरी दादी उन दिनों में जवान थी, लिंडा भी उनकी दोस्त थी, दोनों जवान थी। दादी का अक्सर किसी न किसी के साथ अस्पताल आना जाना रहता था। उन्हीं दिनों की बात है कि दादी किसी के साथ अस्पताल गई हुई थी। अब जब वो अपनी एक और दोस्त की बेटी को लेकर पहुंचे तो वहां पे शाम हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने कहा जितना तेज इसको बुखार है, इसको इमरजेंसी में रखना होगा, सुबह तक इसका बुखार जाकर ठीक होगा। अब मेरी दादी क्योंकि इस अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, स्टाफ के तमाम लोग भी जानते थे, तो मेरी उस दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि आप भी यहीं रुक जाइए मेरे साथ। तो दादी ने कहा, हाँ ठीक है। अब दादी और उसकी दोस्त अस्पताल में रुक गई। अभी तक दादी के इल्म में भी ये बात नहीं आई थी कि ये अस्पताल में कई ऐसी आत्माओं को देखा गया है, या वो लोग कहते थे कि ये उनके भूत हैं जो मर चुके हैं। उस रात दादी वहीं पर बैठी हुई थी। उसकी मां मुसलसल जाग रही थी। दादी ने कहा, अब रात के 2 बज चुके हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, परेशान मत हो, तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूं। मुश्किलों से दादी ने उसको कह के वहीं पे लिटा दिया। थोड़ी देर बैठी, उनको महसूस हुआ कि काफी टाइम हो गया, उन्होंने खाया भी नहीं, भूख भी नहीं लगी, तो मैं क्यों ना अस्पताल में कहीं घूम फिर के, मशीनें लगी होती थी उस दौर में भी, सिक्का डालें पैसे डालें, तो वो खाने पीने के चिप्स आज भी लगी होती हैं यहाँ पे, तो चिप्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं उस मशीन से। तो दादी ने कोई ढूंढती हूँ इस तरह की कोई मशीन लगी होगी, तो उससे मैं पैसे डाल के कुछ खाने पीने को निकाल लूँ, कोई चिप्स वगैरह ही खाने के लिए। अब अस्पताल रात के अंधेरे में बाहर का मंजर बिल्कुल चेंज था। बाहर जितने भी घर थे, दादी उनके बारे में भी जानती थी, सब उनको पता था। वो चलती चलती अस्पताल के उस हिस्से की तरफ आ गई जहां पे कैंटीन वगैरह बनी हुई थी,
लेकिन रात के उस पहर कैंटीन भी बंद थी। वो जानती थी आगे जाके शायद एक कॉरिडोर है, वहां पे कुछ मशीनें वगैरह ना हों। दादी चलती हुई, बिल्कुल हर तरफ खामोशी, हर तरफ सन्नाटा, और अस्पताल का ये एरिया जिसकी तरफ दादी अभी बढ़ गई थी वो तो बिल्कुल ही खामोशी भी डूबा हुआ था, लेकिन रोशनियां जल रही थीं। अस्पताल का वो बड़ा सा गेट जो दोनों हाथों से दादी ने खोला, 2 गेट होते हैं, 2 गेटों को मिलके खोला जाता है, 2 गेट वो बड़े से खोले, और जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो ये एक बड़ा सा खुला सा कॉरिडोर था, और वहां पे आगे कुछ मशीनें नजर आ रही थीं। दादी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो चलती 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 उन मशीनों के पास पहुंच गई। जैसे ही वो उन मशीनों के पास पहुंची तो क्या देखती हैं, उन मशीनों के अंदर जितने भी चिप्स रखे हुए हैं और दूसरी मशीन में जो कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, इससे पहले जिंदगी में ना ही उन्होंने नाम पढ़ा था, ना ही कभी वो कोल्ड ड्रिंक्स देखे थे, ना ही वो चिप्स देखे थे। वो हैरान हो गई, ये कौन से चिप्स हैं? क्या कोई नए आए हैं? और कोल्ड ड्रिंक्स भी सारी ये नई हैं, ये कैसी हैं? खैर वो भूख लगी थी, मशीन तो मिल गई थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी थे। उन्होंने पैसे वगैरह डाले तो मशीन ने चिप्स का पैकेट भी एक बाहर निकाल दिया और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आ गई। उन्होंने जैसे ही चिप्स के पैकेट को खोला, जो उसके अंदर चिप्स थे वो इतने मजेदार थे, इतने मजेदार थे। वो ब्रांड तो कोई नया था लेकिन इतना टेस्टी, इतना मजेदार था कि वो फटाफट उसको खा गई। उसको खाने के बाद दोबारा से सिक्का डाला, एक और पैकेट निकाला, उसका जायका सेम ही पैकेट था लेकिन लगा शायद इतना मजेदार है, दूसरा भी वो फौरन खा गई। और साथ में जब कोल्ड ड्रिंक खोली तो वो इतनी मजेदार कोल्ड ड्रिंक थी, इतनी मजेदार कि वो एक कोल्ड ड्रिंक और एक पैकेट खत्म कर चुकी थी। उन्होंने फिर से एक और पैकेट दूसरा निकाला और साथ में एक और कोल्ड ड्रिंक निकाली। अब पैकेट उन्होंने दूसरा भी खा लिया, फिर तीसरा पैकेट निकाला। इस दफा उन्होंने सोचा कि मैं नया कोई पैकेट निकालती हूं। जब चिप्स का एक नया पैकेट निकाला तो वो जो पहले 2 पैकेट खाए थे उससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार। वो तो फौरन ही खा गई, वो इतना ज्यादा खा ही नहीं सकती थी लेकिन हाथ नहीं रुक रहा था। यूं वो 4 पैकेट खा गई। अब जो पैकेट खा गई वो वापस कोल्ड ड्रिंक के डब्बे भी और वो खाली पैकेट भी उसी मशीनों के साथ जो डस्टबिन बनी थी उसके अंदर फेंके और वापस जाने लगी। जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंची तो क्या देखती हैं, दरवाजे को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। यकीनन कोई इस तरफ कम ही आता होगा और किसी को शायद ये पता ही नहीं था कि कोई इस वक्त अंदर है, तो बाहर से कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह गुजरा होगा, उसने बाहर से बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, काफी जोर लगाया लेकिन पता लगा दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। अरे ये क्या हो गया, अब क्या करूं? आगे जाके देखती हूं दूसरी तरफ कोई जरूर दरवाजा होगा, वहां से निकलती हूं। वो चलती हुई आगे की तरफ जाना शुरू हो गई। तकरीबन 1 मिनट से 1.25 मिनट वो चली होंगी कि उनको राइट साइड पे एक शीशा नजर आया जो बाहर की हर मंजर को दिखा रहा था। यानी वो एक कॉरिडोर सा बना हुआ था, राहदारी सी बनी हुई थी बड़ी सी। एक साइड पे दीवार थी, जो दूसरी तरफ राइट साइड की दीवार थी, उसके अंदर एक बड़ा सा शीशा था और उस शीशे के बाहर का मंजर नजर आता था। वो बाहर के मंजर को देख के एकदम से चौंक सी गई। वो इस अस्पताल के चारों तरफ जितने भी मकान चीजें बनी हुई थी सबके बारे में वाकिफ थी, लेकिन इस शीशे से जब उन्होंने बाहर का मंजर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर बने हुए घर तो बिल्कुल ही चेंज है, उनका नक्शा ही चेंज है, उनका डिजाइन ही यहां का नहीं है।
जैसे उन दिनों में जितने भी घर बने हुए थे, उन बने हुए घरों का जो डिजाइन था, जो कलर था, वो सबको पता था। लेकिन वो जो घर नजर आए वो ऐसे थे जो कई सौ साल पहले बनाए गए घर थे। अब भी उस टाउन के अंदर कुछ ऐसे घर मौजूद थे जो बहुत ही पुराने थे। उनका डिजाइन, उनका कलर भी बहुत पुराना था। और तभी दादी ने वहीं शीशे से बाहर देखा एक बहुत बड़ा घर, उसके साथ एक और घर जो इतने पुराने हैं जैसे उनको बने हुए कई सौ साल हो गए हों। अब वो खंडर बन चुके हों, यानी वहां उसकी उन घरों में किसी की रिहाइश ना हो, लेकिन अब भी उनकी दीवारें, उनकी खिड़कियां, उनके सब कुछ वहीं मौजूद था। दादी जानती थी इतना पुराना घर तो यहां पे कोई है ही नहीं। इस तरह के पुराने घर जो हैं इस टाउन में मौजूद हैं गैराबाद, लेकिन वो बहुत दूर हैं। ये यहां से कैसे आ गए? इस अस्पताल के करीब तो जितनी भी सोसाइटी बनी हुई है, जितने भी घर बने हुए हैं, वो तो आज के हिसाब से नए बने हुए हैं, उस दौर के हिसाब से नए। वो खड़े उनको देख रही। वहीं पे एक बड़ा सा दरख्त दादी ने देखा। एक दरख्त लगा हुआ है और एक दरख्त के ऊपर झूला भी लगा हुआ है। सामने घर है, उस घर के बिल्कुल सामने एक दरख्त है और उस दरख्त के ऊपर झूला है। और हैरत की बात यह है, एक बच्ची जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा है, वो बच्ची उस झूले पर बैठी है। उसकी कमर दादी की तरफ है और वो हल्की हल्की उस झूले पे बैठी झूला ले रही है। रात के इस पहर एक बच्ची का, जिसकी उम्र होगी कोई 6-7 साल, वो ना सिर्फ झूले पे बैठी है बल्कि रात को इस तरह झूला ले रही है। ऐसे घर के सामने बैठी है जिस घर की रोशनियां तक बंद हैं, जैसे सारे घर वाले सो रहे हों। तो दादी सोच रही है ये क्या बच्ची रात को छुप के आ गई है, इसके घर वाले सारे सो रहे हैं, उनको पता तक नहीं है, और ये उठ के बाहर आ गई और झूले पे आके बैठ गई है। इसको डर नहीं लगता? लेकिन अभी भी एक बात परेशान कुन थी, ये बने हुए जो घर थे, इनकी खिड़कियां, इनके दरवाजे तो बहुत पुराने, नक्शा भी बहुत पुराने। इस तरह के पुराने मकान तो कब के खत्म हो चुके। और स्पेशली अस्पताल के करीब तो कोई ऐसा घर नहीं था। टाउन के खास हिस्सों में जब वो लोग जाते थे तो वहां पे ऐसे जमीनों के बीच में बहुत पुराने बने हुए घर थे जिनको बंद कर दिया गया था, अबेंडन जो घर थे। अस्पताल के करीब तो कोई नहीं था। भूतिया मकान, खौफनाक मकान, पुराने मकान, ऐसी बिल्डिंग कहां से आ गई? और ये बच्ची दादी खड़ी परेशान हो रही थी कि एकदम से उनके दिमाग में एक झमाका सा हुआ, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है, क्योंकि घर की उनको समझ नहीं आ रही थी। एक अकेला घर ये थोड़ा, इसके साथ भी तो और कई घर हैं। कि तभी दादी ने देखा उस घर के एक कमरे की लाइट ऑन हुई। जैसे ही लाइट ऑन हुई, दादी उस तरफ देखना शुरू हो गई। कि दादी देखती हैं लाइट ऑन हुई और उसके बाद कोई चलता हुआ दरवाजा खोला। जिस कमरे की लाइट ऑन हुई थी उसके टेरेस का दूसरी मंजिल का जो दरवाजा था वो खुला और कोई चलता हुआ बाहर आ गया। और उसने लड़की को कोई आवाज दी या कोई इशारा दिया। कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने किसी को पुकारा हो, लेकिन बहुत ही मध्यम आवाज। नाम क्या था, बस इतना था, किसी ने पुकारा है। और वो लड़की उसी वक्त झूला झूलते हुए रुक सी गई और आराम से चलती हुई उसी तरफ जाना शुरू हो गई जैसे उसको बुलाया गया था। वो चलती 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 घर के नीचे वाले पोर्शन का उसने दरवाजा खोला, दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। और जो ऊपर खड़ा हुआ था, अभी तक वो खड़ा था और उसके देखने का अंदाज ऐसे बताता था जैसे अब वो ऊपर से खड़ा दादी को देख रहा हो। उसको तो अब चले जाना चाहिए था, लेकिन दादी जिस जगह पे खड़ी थी वहां पे रोशनी तो जल रही थी। अस्पताल का एरिया था, भरपूर रोशनी थी और शीशे के अंदर रोशनी, तो वो दूर से देख सकता था कि इस शीशे के पार कोई औरत खड़ी है। वो कुछ देर खड़ा दादी को देखता रहा। दादी को अजीब सा महसूस हुआ कि ये मुझे टिकटिकी बांधे क्यों देख रहा है। अजीब सी नजरों से दादी जल्दी से हट गई। कुछ देर वो साइड पर खड़ी रही और उसके बाद उन्होंने छुप के फिर से उस शीशे के उस पार देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। यकीनन वो अंदर जा चुका था। दादी जो कुछ देर साइड पर शीशे के खड़े होके इस तरह छुपी हुई थी कि वो मुसलसल सामने खड़ा मुझे देख रहा है, क्यों मुझे देख रहा है। इंसान की एक नेचर है, जब कोई दूर से खड़ा होके मुसलसल आपको घूरना शुरू कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे क्यों देख रहा है। और दूसरी बात, दादी के दिल में जो तजस्सुस था वो ये था
कि इस अस्पताल के बाहर इतने पुराने घर कैसे आ गए। अब जब उन्होंने दोबारा से देखा कि वो शख्स जा चुका है, तो वो फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर उन मकानों को गौर से देखना शुरू हो गई, क्योंकि अब वो बच्ची भी जा चुकी थी और वो शख्स भी जा चुका था। अब डरने की बात नहीं थी। लेकिन उनको नजर आया कि वो झूला जिससे बच्ची उतरकर चली गई थी, जो रुक चुका था, अब वो फिर से हिलना शुरू हो गया था, इस अंदाज में जैसे कोई झूले के ऊपर बैठा हो। लेकिन वो झूला हल्का हल्का हिल रहा था। इसका मतलब है हवा चल रही है, क्योंकि उस झूले के अब हिलने की वजह से अब एक आवाज आ रही थी, एक ऐसी ऊंची सी आवाज जो झूले के हिलने की वजह से, लोहे की जो जंजीर होती है उसकी वजह से जो आवाज आती है, उस तरह की एक जैसे जंग आलूद झूला हो और आवाज आती है, अब आवाज आ रही थी। जिस वक्त वो लड़की उस झूले पर बैठी थी उस वक्त तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद हवा की वजह से ये हिल रहा है। पहले वजन था, बच्ची बैठी थी, आवाज नहीं आ रही थी, अब शायद हवा की वजह से हिला है। तो दादी उन मकानों को देख रही थी कि एकदम से उनके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो जिस शीशे के बिल्कुल सामने खड़ी थी, दूसरी तरफ वो दूर मकान था, उससे पहले वो दरख्त था दरमियान में, कि वो शख्स जो सामने दादी ने देखा था, वो शख्स जिसको क्लियर दादी ने देखा था, रात को सोने के लिए या जो नहाने के बाद एक टावल नुमा लिबास होता है जिसको पहन के आप ऊपर से बांध देते हैं, इस तरह का लिबास पहने हुए था शब ख्वाबी के लिए, जो आप नाइट सूट पहनते हैं। सफेद सा नाइट सूट उसने पहन रखा था। तो वही शख्स एकदम शीशे की दूसरी साइड से निकल के बिल्कुल शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों बाजू अपने कमर पे रखे हुए थे। उसकी आंखें गुस्से से इस तरह थी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान ही था, उसी गांव का कोई रहने वाला, लेकिन गुस्से से दादी को इस तरह देख रहा था। दादी चौंक सी गई कि वो कब नीचे उतरा, कहां से चलता हुआ आया और चलता हुआ आकर बिल्कुल दादी के दूसरी तरफ यानी अंदर वाले शीशे की तरफ दादी खड़ी है, शीशे की बाहर की तरफ वो उस दादी के सामने आकर खड़ा हो गया। साइडों पे उसने कमर पे हाथ रखे और गुस्से से देख रहा। दादी एकदम से डर भी गई, उनके मुंह से चीख भी निकल गई, लेकिन वो चुप करके खड़ा दादी को देखता रहा। दादी ज्यादा देर वहां रुक ही ना सकी। किसी इस तरह रात के पहर किसी शख्स को गुस्से उसको घूरते हुए कि वो खड़ा उसको क्यों देख रहा है, वो जल्दी से हट सी गई और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अब वो छुप गई थी, वो दादी को नहीं देख सकता था कि उसी लम्हे बाहर से उसने शीशे को खटखटाया। अब वो बाहर शीशे को खटखटा रहा है, लेकिन दादी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्यों उस शख्स से खौफ आ रहा है दादी को। दादी ने कोई जुर्म नहीं किया था, अंदर खड़े होकर सिर्फ एक बच्ची को देखा था जो रात के इस पैर झूले पे बैठी हुई थी। लेकिन हाँ, वो मकान बहुत पुराने थे जो इस इलाके में, इस अस्पताल के करीब पुराने मकान नहीं थे। लेकिन वो गुस्से से नीचे उतर के सामने आ गया था और खिड़की को बाहर से शीशे को नॉक कर रहा था। ये वो शीशा था जो फिक्स होता है, खुलता नहीं है। दादी ने कहा, नहीं, मुझे दौड़ना चाहिए, यहां से जाना चाहिए, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं, मुझे इस शख्स से डर लग रहा है। वो तेजी से दूसरी सिमत भागना शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, वो कॉरिडोर तो भागने का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, यहां तक कि वो थक सी गई और चलना शुरू हो गई। दोनों तरफ दीवारें थीं, लेकिन कहीं कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा, आगे जा रहा है। क्या ये अस्पताल इतना बड़ा है? एकदम से उनको याद आया कि वो जहां पे उन्होंने चिप्स की मशीन से चिप्स निकाले थे, वहां पे टेलीफोन भी लगा था। अब मैं आगे जाने के बजाय पता नहीं कितनी दूर है, मैं यहां कहां फंस गई हूं, ये क्या भूल भुलैया हैं। मुझे वापस जाके उस दरवाजे को खोलना चाहिए जहां से मैं दाखिल हुई थी, और अगर नहीं कोई खोलता तो मुझे फोन करना चाहिए रिसेप्शन पर। वो अब वापस आ रही हैं, डर भी रही हैं कहीं वो खिड़की के पास मौजूद ना हो। चलते 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 वो शीशे के करीब तो पहुंच गई हैं, लेकिन वो नहीं चाहती थी वो बाहर खड़ा हो। तो वो चलने की बजाय इस तरह रेंगना शुरू हो गई, जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। इस तरह वो घुटनों के बल चलती हुई गई कि कहीं बाहर खड़ा हो, मुझे देख ना ले। उनको डर लग रहा था उससे। और
जब वो उस शीशे को क्रॉस कर गई तो फिर से उठ के खड़ी हुई और तेजी से उस दरवाजे के करीब पहुंच गई। दरवाजे को जोर लगाया, दरवाजे को खटखटाती रहीं, दरवाज़ा खोलो, लेकिन दूसरी तरफ कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो वापस आई और उस टेलीफोन के पास पहुंची जो उस अस्पताल में इंटरकॉम के तौर पे जिस तरह इस्तेमाल होता है। उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल मिलाई। रिसेप्शन पे ड्यूटी पे मौजूद खातून ने फोन उठाया। दादी ने कहा, मेरा नाम लिजा है, मैं अस्पताल के कैसे एरिए में फंस गई हूं कि मैं समझ नहीं पा रही रास्ता कैसे है। कोई दरवाजा बंद कर गया है और दूसरी तरफ तो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कॉरिडोर है कि खत्म ही नहीं हो रहा, मेरी हेल्प कीजिए, मैं फंस गई हूं। वो बोली, आप रुकिए, आप परेशान ना होइए, शायद कोई सिक्योरिटी वाला वहां से गुजरा होगा और उसको अंदाजा नहीं होगा तो उसने वो दरवाज़ा लॉक कर दिया होगा। आप रुकिए, मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूं, वो तमाम दरवाजे खोलकर चेक करते हैं। आप किस सिमत गई थी? दादी ने बताया कि वो जो कैंटीन टाइप बनी हुई है, कैंटीन से मैं आगे वाली सिमत में चली गई थी। अब सिक्योरिटी ने दरवाजे खोल खोल के चेक करना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं पे दादी नहीं। दादी उनके साथ मुसलसल फ़ोन पर रब्ता हैं। यहाँ तक कि जितने भी दरवाज़ों को ताला लगाया गया था, सारे दरवाजे उस साइड के खोल कर देख दिए गए और वो उन्होंने आकर बताया कि नहीं, हमने तो सारे दरवाजे खोल लिए हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। दादी अब और परेशान कि ये क्या मंजर है, मैं तो कैद हूँ। उन्होंने कहा, आप काम कीजिए, आप जहां मौजूद हैं दूसरी तरफ देखिए, हर कॉरिडोर में 2 दरवाजे होते हैं, अगर शुरू में कोई दरवाजा है दूसरा दरवाजा भी होगा, दूसरे दरवाजे को ढूंढिए। दादी कहती है, मैं दूसरा दरवाजा ढूंढती हूं और फिर मैं आपको फोन करती हूं। फोन रखा गया। अब वो डरती डरती उस शीशे के करीब गई, बाहर झांक के देखा, वो है तो नहीं, वहां कोई भी नहीं था। झूला रुक चुका था, सामने की लाइटें भी ऑफ थीं, कोई भी नहीं था। अब वो तेजी से भागती हुई उस शीशे के आगे से गुजर गई और चलती रही, तकरीबन कोई 20 मिनट तक वो चलती रही। एक कॉरिडोर इतना लंबा नहीं हो सकता कि उसमें आप 20 मिनट चलें। 20 मिनट तक चलती रही कि आगे उनको एक दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे को जैसे ही उन्होंने धक्का दिया तो वो दरवाजा खुल गया और जैसे ही वो दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वो अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं, किसी एक जगह में दाखिल हो गई हैं। इस तरह अंदर वो चलना शुरू हो गई। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते गुजरते बिल्कुल वो उस कैंटीन के सामने पहुंच गई जहां वो दाखिल होकर आई थी। जैसे ही उनको कैंटीन नजर आई तो समझ गई आगे कहां रास्ता जाता है। वो इसी तरह रास्तों से गुजरती हुई रिसेप्शन तक पहुंच गई। रिसेप्शन पे जब उनको जाकर उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसी जगह पे फंस गई थी जहां पे ये है और उसका नक्शा ये है कि अब शीशे के बाहर जो घर बने हुए हैं वो बहुत पुराने हैं, ऐसे ऐसे उनका नक्शा है। तो बोले, आप क्या बात कर रही हैं, यहां पे तो कोई इर्द गिर्द ऐसा मकान नहीं है। इर्द गिर्द इस अस्पताल के जितने भी घर बने हुए हैं वो तो सारे नए हैं, मॉडर्न हैं, ये तो बहुत पुराने वक्तों वाले मकान है, ऐसा कोई मकान नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन दादी ने कहा, हां, मैं ऐसी जगह पे फंस गई थी इसकी मुझे खुद समझ नहीं आई। खैर, वो रात उन्होंने जैसे कैसे गुजारी। जब वो घर आई तो वो काफी डिस्टर्ब थी। ये बात जब उन्होंने सारी दादा को बताई तो उन्होंने उस शख्स का हुलिया तो नहीं बताया, वो जो सामने आया था, लेकिन उसको बताया कि एक सामने शख्स आया था और एक लड़की बैठी थी। ये तक ना बताया कि उसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, बस इतना बताया कि एक लड़की थी जो झूले पे बैठी हुई थी। क्योंकि वो बताना इसलिए नहीं चाहती थी, दादा बार बार उनसे पूछ रहे थे मुझे बताओ, और दादी के दिल में एक खौफ सा आ गया था क्योंकि वो बीमार सी हो गई थी, उनको बुखार सा हो गया था, डर गई थी बहुत ज़्यादा। वो डरने वाली नहीं थी, बहादुर थी, लेकिन जब डर गई थी तो उनकी सहेली लिंडा जब उनसे मिलने के लिए आई तो लिंडा ने उनको कहा, क्या हुआ है? तो दादी ने डरते डरते उनको बताया था कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ऐसे बंदा देखा है, ऐसे लड़की देखी है, इसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और ऐसा ऐसा देखा है। तो लिंडा ने बताया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं डर गई थी कि बताने से ये चीजें पीछे पड़ जाती हैं। उस अस्पताल के अंदर तो मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन वो चीजें नुकसान नहीं पहुंचाती। डरो मत, तुम्हें नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुमसे पहले मैं देख चुकी हूं, लेकिन मुझे या मेरे शौहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसने, लिंडा ने वो सारी बात बता दी। जब वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे गए थे और उसके शौहर अंदर थे और उसने उस सर कटे हुए को, जो एक साया था जिसका सर नहीं था, देखा था, सारा बता दिया, लेकिन कहा, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, शायद इसलिए
उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुमसे कहूंगी बस बताना मत। अगर बहुत ज्यादा तुम्हारा शौहर पूछे तो थोड़ा सा जवाब दे देना, गोल मोल सा जवाब दे देना, ज्यादा ना करना। दादी ने भी ऐसा ही किया। जब शौहर बहुत ज्यादा पूछते रहे तो उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया, शीशा भी बता दिया, शीशे के बाहर वो जो घर थे वो भी बता दिए, एक शख्स को खड़ा हुआ भी बताया, लड़की को झूले पे भी बैठे हुए दिखाया, लेकिन ये ना बताया कि उस डिटेल से कुछ भी ना बताया। दादी बहादुर तो बहुत थी, लेकिन इस वाक्य से जहां वो डर गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर से वो बहादुर हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं क्यों डर गई हूं। ठीक है, आत्माएं हैं, उनके भूत बन के वो फिरते हैं, तो किसी को भूत क्या नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, कोई जिन्नात में से हो वो नुकसान पहुंचा सकता है, जो मर चुका है, इस दुनिया से चला गया है। अगर उसका भूत, वो लोग उसको भूत बोलते हैं लेकिन वो आत्मा होती है, हमजाद होता है, अगर वो फिर रहा है तो उससे क्या डरना। उसके बाद दादी को कई वाकयात उस भूतिया अस्पताल के बारे में मालूम हुए। कई ऐसे वाकयात थे कि वो लोग जो यहां इस अस्पताल में दाखिल हुए थे और कुछ अरसा इस अस्पताल में दाखिल रहे, लेकिन ऐसी हालत में उनकी मौत वाक़ई हुई कि जहां उनकी कोई ख्वाहिश थी जिसको वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद उनकी रूह को, उनके भूत को या उनके हमजाद को, जो भी नाम दे दें, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, वहां पे भटकते हुए देखा गया था। लेकिन उन्हें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हां, इस हद तक भी महसूस हुआ था कि कोई अस्पताल की चीज, कोई बर्तन है, कोई कैंची है, कोई ट्रे है, वो नीचे गिर गया है, किसी ने मेज को खिसकाया है, रात को मेज के खिसकाने की आवाज आई है, दरवाजे को खटखटाया गया है, ऐसी कई आवाजें इस तरह का महसूस होता था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हाँ, उनके भूत यानी उनकी अरवा, वो जो रूहें थी, हमजाद था उनका, वो इस तरह चलते फिरते नजर आता, कई दफ़ा कहीं पे बैठे हुए नजर आता, लेकिन वो जब भी देखते एक ही बात कॉमन थी सबके अंदर कि वो इस तरह थे जैसे उदास हों। क्योंकि उन्होंने एक शख्स को देखा था जो इसी अस्पताल में मरा था और जिस वक्त वो जिंदा था उस वक्त भी बहुत उदास था और एक ख्वाहिश का इजहार करता था, काश मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जिस तरह वो बैठ के सोचता रहता था, कई घंटों एक सर को एक साइड पे करके सोचों में गुम रहता था, तो मरने के बाद भी उन्होंने अक्सर उसी खाली बिस्तर पे उसके भूत को, उसकी रूह को, आत्मा को, हमजाद को उसी तरह उसी खाली बिस्तर पे गर्दन को एक तरफ किए गहरी सोचों में बैठे हुए देखा था। और पहली दफ़ा जिस नर्स ने वहाँ पे जाते हुए दरवाजे को जैसे ही खोलने लगी तो शीशे के बाहर उसकी निगाह पड़ी कि वो बिस्तर खाली था, उसकी चादर वगैरह चेंज करनी होगी, तो उसकी जैसे निगाह पड़ी तो उसने देखा वही शख्स जिसको मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, वो उसी बिस्तर पर मौजूद था और बिल्कुल इंसान के रूप के अंदर, साया नहीं, जैसे कोई इंसान बैठा होता हो, ऐसे ही वो पांव लटकाए हुए बिस्तर पे ऐसे बैठा हुआ था कि उसने पांव लटकाए हुए थे, हाथ अपने ऐसे घुटनों पे रखे हुए थे, गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और गहरी सोच में बैठा हुआ था। जब वो जिंदा था ऐसे ही गहरी सोच में बैठता था। वो भागती हुई गई दूसरी लोगों को बुला कर लाई दिखाने के लिए, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। और उसके बाद ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। उसके अलावा भी कई लोगों ने वहां पे उसको बैठे हुए देखा। वक्त गुजरता रहा, दादी जब बूढ़ी हो गई, मैं अभी जवान हो रहा था कि एक दफा उनको उसी अस्पताल में लेके गए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनको शदीद बुखार हो गया था और बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो फौरी तौर पे रात को इमरजेंसी पड़ी, दादा उनको लेकर वहीं चले गए उस अस्पताल में। जैसे ही अस्पताल में उनको लेके गए, डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया और दादा अबू ने फैसला किया कि वो वहीं रात को उनके साथ रहेंगे। तकरीबन ये आधी रात हो चुकी थी। उस कमरे में कोई और दादा वहां पे मौजूद थे और दादी अपनी आंखें बंद किए सो रही थीं। उनकी एकदम से आंख खुल गई। उनको महसूस हुआ जैसे दादा ने उनके पांव के साथ छेड़खानी की हो। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी ये देखने के लिए कि क्या हुआ है मेरे शौहर को, गमजदा तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, डर तो नहीं कि मैं बुखार है, कोई
मरी तो नहीं हूं कि मेरे पांव को पकड़ के क्यों छेड़खानी कर रहे हैं। उन्होंने पांव की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने क्या देखा? एक औरत जिसका कद तकरीबन कोई 9 फुट के करीब था। वो एक बूढ़ी औरत थी, उसके बाल खुले हुए थे, सफेद बाल, घुंघरियाले बाल उसके खुले हुए थे। 9 फुट लंबी औरत दादी के पांव वाली साइड पे खड़ी थी और वो दादी के पांव को हाथ लगा रही थी। इतनी लंबी कोई औरत तो हो नहीं सकती जिसका कद 9 फुट हो, और ऊपर से वो इतनी बूढ़ी कि उसका चेहरा भी खौफनाक हद तक हो चुका था। शदीद खौफनाक नहीं, लेकिन इतना खौफनाक कि कोई भी देखे तो डर जाए। उसकी आंखें पैरों की तरफ थी और वो पैरों को छेड़ रही थी। और तभी दादी ने देखा कि वो जो सामने खड़ी हुई औरत है उसका जिस्म इस तरह का है कि दादी उसके जिस्म के आर पार भी देख पा रही हैं। यानी उसका वजूद इंसान की तरह तो है, उसके ऊपर लिबास भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके वजूद के आर पार देखा जा सकता है। दादी डर सी गई कि ये कौन है? ये इंसान तो नहीं है जो 9 फुट 10 फुट लंबी है और मेरे पांव के साथ खड़ी खेल रही है। कि उसी वक्त उसने अपना सर उठाया और दादी को देखा। और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, दादी को देखा, तो उसकी आंखें अभी तक नॉर्मल थीं। दादी को देखते ही उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। दादी कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से उसकी नॉर्मल इंसानों की तरह आंखों को लाल सुर्ख होते देखा। जैसे ही उसने सर उठा के मुझे देखा, उस वक्त तक उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं, लेकिन मुझे देखते हुए अभी 5-10 सेकंड ही हुए थे कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। तो फिर मैं डर गई, मेरे वजूद ने झटका सा लिया और मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज भी निकली जो एक चीख की सूरत में थी। और उसी लम्हे दादा जो पास बैठे हुए थे, ऊँघ रहे थे, वो भी एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठे। और वो औरत जो बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, एकदम से नीचे बैठ गई, जैसे छुप गई हो। अंदाज ऐसा था जैसे नीचे बैठ के छुप गई हो, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे जा रही हो। तो दादा जो एकदम से हड़बड़ा के, थोड़ी सी नींद में थे, ऐसे डर से गए, आंख खुल सी गई, डर से मुझे झटका लग गया कि क्या हुआ है। तो देखा दादी की आंखें कि वो खुली हुई हैं आंखें और वो खौफजदा हैं और सामने की तरफ देख रहे हैं। तो दादा ने उनसे पूछा, अलीजा अलीजा क्या हुआ है? तो दादी ने हाथों के इशारे से कहा, बेड के नीचे। तो दादा बेड के नीचे झुक गए हैं, लेकिन बेड के नीचे का जो मंजर था उसने दादा को भी हिला कर रख दिया। बेड के नीचे एक लड़की जिसकी उम्र 7 से 8 साल थी और एक शख्स जिसने सफेद सोने वाला गाउन पहन रखा था, जो स्लीपिंग सूट होता है, वो दोनों आमने सामने बेड के नीचे बैठे हुए थे। और वो शख्स जिसका हुलिया इस तरह का था कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं, उसकी चपड़ी सी नाक थी, इस तरह के होंठ थे, इस तरह का माथा था, बाल उसके छोटे छोटे और पीछे की तरफ फोल्ड हुए हुए थे। और लड़की ने स्कूल का लिबास पहना हुआ था, 6-7 साल की उम्र में। लंबी लंबी जुराबें उसने घुटनों तक पहनी हुई थी। और दादा ने जैसे ही उनको देखा तो एकदम से नीचे झांक के देखा तो एकदम से उनके मुंह से चीख निकल गई। घबरा कर खड़े हो गए कि ये क्या है। दादी भी एकदम से, जो पहले ही डरी हुई थी कि क्या हुआ, तो दादा ने फिर से नीचे झांक के देखा डरते हुए, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। वो समझ गए कि मुझे झटका लग चुका है, मैंने कुछ देख लिया है, लेकिन मेरी बीवी पहले ही डरी हुई है, इसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को संभालना होगा, कहीं ये और ना डर जाए। उन्होंने जल्दी से दादी को कवर किया और कहा, मैं बस पाँव मेरा स्लिप हो गया था, मैं इसलिए डरने लगा था, मतलब कवर कर लिया। दादी को जैसे कैसे उस रात ट्रीटमेंट दी गई। दादी उसके बाद सो नहीं सकी, मुसलसल जागती रही। सुबह तक उनका बुखार भी काफ़ी उतर गया और उनको घर ले आए 2 दिन बाद। अब दादा ने पूछा कि तुमने क्या देखा था लीजा? तो दादी ने वो सब बता दिया कि मैंने इस तरह की औरत को देखा था जो नीचे झुक गई थी। और तब दादा ने कहा, हाँ मैंने भी कुछ देखा था। दादी ने कहा, क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कवर करने लगे तो दादी ने कहा, नहीं मैं डरूंगी नहीं, आप मुझे बता दें, कोई बात नहीं। तो बहुत ज्यादा दादी के कहने पे उन्होंने बताया कि मैंने एक मर्द को और एक बच्ची को देखा है, 6-7 साल की बच्ची, स्कूल की वर्दी में थी। क्या?
आपने एक बच्ची को देखा स्कूल की वर्दी में, उसने 2 पोनियां बनाई होंगी पीछे से लंबी लंबी। हां, उसकी पोनियां थी और उसने सॉक्स पहन रखी होंगी घुटनों तक। हां हां, सॉक्स पहनी थी और ये स्कूल की वर्दी पहनी होगी। हां, और वो जो शख्स आपने देखा था, क्या उसने गाउन पहन रखा था स्लीपिंग का, सफेद सा? हां, उसने गाउन पहन रखा था। तो तभी दादी ने कहा उसका माथा इस तरह होगा, नाक चपड़ा सा होगा और होंठ इस तरह के होंगे और बाल इस तरह पीछे। लिज़ा, तुम कैसे जानती हो? ये नामुमकिन है। दादी ने कहा ये वही तो हैं, ये बच्ची और वो शख्स जिनको मैंने शीशे के बाहर खड़े हुए देखा था। आप भूल गए? दादा को याद आ गया कि दादी ने कुछ साल पहले वहां पे देखा था। उन्होंने कहा था तुमने मुझे तफसील से नहीं बताया था। उसने कहा हाँ, मुझे लिंडा ने मना किया था, लेकिन ये वो उनका हुलिया है। ये वही बच्ची थी जो झूले पे बैठी हुई थी और ये वही शख्स था जो शीशे के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे बिल्कुल सामने आ गया था। मैं उसको बिल्कुल करीब से मैंने देखा था, मैं उसको कैसे भूल सकती हूं? तो दादा भी काफी घबरा गए, लेकिन उसके बाद अपने दोस्तों से जब बात की तो उन्होंने कहा देखो, उस अस्पताल के बारे में तो कई बातें मशहूर हैं। अगर तुम्हारी बीवी ने और तुमने देखा है तो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना। तो कई लोगों ने देखा है, क्योंकि दादी ने बताया कि जब वो वहां से चली गई थी अपनी दोस्त के साथ, अगली सुबह वो फिर से गाड़ी लेकर आई थी ये देखने के लिए कि मैंने किस जगह पे उस मकान को देखा है, क्या ये मकान वहां पे मौजूद है या मेरी आंखों का धोखा है। तो वो अस्पताल के इर्द गिर्द सारा चक्कर लगा के उन्होंने देख दिया था, चारों तरफ घूम के देख लिया था, पूरी सोसाइटियां जो बनी हुई थी, घर बने हुए थे, सब घूम के देख लिए थे। वहां पे ऐसा कोई भी मकान नहीं था जहां पे दरख्त हो, झूला लगा हो। वहां पे जितने भी मकान बने हुए थे वो सब के सब नए थे। और तभी जब उन्हें अगले दिन वो सारा, अगले दिन से मुराद जब वो ठीक हो गई थी, क्योंकि वो तो बीमार हो गई थी, जब वो ठीक हो गई थी अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने वो सारा देख लिया था, लेकिन वहां पे कोई ऐसा घर नहीं था। तो दादा ने भी उनको कहा था लगता है कि वो आप देख भी आई हैं, क्योंकि दादा भी उनके साथ गए थे देखने के लिए कि वो घर आओ चल के देखते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है। तो दादा ने उनको मुतमईन किया था कि तुम्हारे दिमाग का तखय्युल है, ये ख्यालात में है, खौफ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब दादा को जब वो दोनों बच्ची और वो मर्द भी नजर आ गया तो दादा ने कहा इसका मतलब है तुमने हकीकत में वो देखा था, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ उस मकान को देखने के लिए जब गया था वहां पर तो कोई मकान नहीं था, लेकिन इसका मतलब है उस रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वो हकीकत पे था, कोई तखय्युल या ख्याल नहीं था। लेकिन दादी दादा उसके बाद कभी उनको कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, कभी डरे नहीं। जैसे शुरू में कहते हैं रॉबर्ट, मैंने आपको कहा ये तो मेरी फैमिली के वाकयात हैं, मेरी अपनी जिंदगी जो कभी भी इन मुर्दों से जो मर जाते हैं, जिनको मैं अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता और वहां से अस्पताल और अस्पताल से उनके घर छोड़ता, ऐसी कई वाकयात होते थे कि किसी घर के अंदर एक लाश मिली है, हमें पता चला है। एक वाकया तो ऐसा भी हुआ था कि एक शख्स जो अकेला रहता था अपने कमरे में, उसका मिलना जुलना किसी से नहीं था, उसके कोई मिलने वाले थे भी नहीं, और जब वो बूढ़ा सा था, मरा था, तो किसी को पता तक नहीं लग सका था कि वो मर गया है, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। और जब हमें इतला मिली, हम वहां लेने के लिए गए, उस कमरे को खोला गया, तो आप सोच भी नहीं सकते उस बॉडी के साथ क्या हुआ था कि इसको देख के मैं भी कांप गया। लेकिन उस तरह नहीं डरा जिस तरह आम इंसान डर जाता है। मेरी तो नौकरी थी, उसको खैर हमने उठाया, स्ट्रेचर पे रखा, अस्पताल ले गए। लोग मुर्दों से डरते हैं जो कभी जिंदा थे, और जब वो मर जाते हैं उनके अंदर से रूह निकल जाती है, एक मुर्दा वजूद सा वो बन जाते हैं, तो अक्सर लोग उनसे डर जाते हैं। लेकिन मैं कभी उनसे नहीं डरा, क्योंकि मेरी तो काम यही थी, मेरा तो जॉब यही था। लेकिन एक रात जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक आदमी मर गया था। अस्पताल का नीचे एक बेसमेंट जो थी, वहां पे मुर्दा खाना बनाया गया था, और वहां पे मेरा कई दफा जाना हो चुका था। उस मुर्दा खाने का टेम्परेचर माइनस होता था, मनफी में रखा जाता था, शदीद ठंडा होता था। उसके अंदर कई बॉक्स बने होते थे। जब कई लाशों को वहां पे
कई दिनों के लिए, महीनों के लिए रखना होता था, तो उसके पाँव के ऊपर टैग लगा के, उसकी नाम डिटेल लगा के कि कौन है ये कौन नहीं, ताकि कल को पता लग सके। तो उसके पाँव के ऊपर एक टैग लगा के उसको, उस बॉक्स को बाहर खोल के उसके मुर्दा वजूद को उस बॉक्स के अंदर रख के उसको बंद कर दिया जाता। और जो नई अभी मुर्दे आते थे उनको क्या किया जाता, उनको एक मरने से पहले अभी कुछ दिन के लिए रखना होता, तो उनको बॉक्स में नहीं रखते थे, जो वहां पे स्ट्रेचर काफी मौजूद थे, तो उसके ऊपर एक जिप वाला शापर होता, उस जिप वाले शापर में रख के उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शापर डाल दिया जाता, मोटी प्लास्टिक का एक शापर होता है, वो उनके ऊपर डाल दिया जाता। जो लाशें इस तरह की होती हैं जिनको अभी काट पीट करना होता है, चेक करना होता, पोस्टमार्टम करना होता, तो उनको उस जिप वाले बैग में नहीं रखा जाता था, उनके वजूद से कपड़ों को उतार के उनके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक का बैग डाल दिया जाता। और जब एक दो दिन में उनका काट पीट करना होता, तो उसी तरह उस ट्रॉली को, उस स्ट्रेचर को धक्का लगा के उस रूम में ले जाते जहां पे डॉक्टर उसके वजूद से उस प्लास्टिक के बैग को हटाते और उसके जिस्म को काटना शुरू कर देते, ये देखने के लिए कि मरने का रीजन क्या था। और जब वो काट पीट कर चुके होते तो उसके जिस्म को धागों से इस तरह बंद कर देते और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता, वो प्लास्टिक का बैग डाल दिया जाता, शीट डाल दी जाती। फिर उसी शीट के ऊपर वो मौजूद होता, उसको एक प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल दिया जाता और उस प्लास्टिक के ऊपर एक जिप लगी होती थी, उस जिप को बंद कर दिया जाता। ब्लैक कलर का ये बैग होता जिप वाला, जिसमें उस मुर्दे को रख दिया जाता। और अगर उसकी काट पीट मुकम्मल हो चुकी, उसको उसके प्यारों के हवाले करना है, तो उस पर एक सफ़ेद चादर डालकर उसके प्यारों के उसको हवाले कर दिया जाता। फिर वो उसकी आखिरी रसूमात की तैयारी करते और उसको दफनाते। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी थी, जिस गाड़ी के अंदर मैं कभी कफन पहने और कभी एक ताबूत में रखे किसी मैयत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। उस रात भी मुझे एक मैयत को उस मुर्दा खाने से लेकर उनके घर वालों तक पहुंचाना था, जिसका काट पीट हो चुकी थी। मैं गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल की तरफ जा रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी गाड़ी के आगे विंड स्क्रीन पे मुसलसल वाइपर चल रहे थे, जो बारिश के कतरों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पूरे फ्रंट स्क्रीन के शीशे को पानी से भर दिया था। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाता जा रहा था। फासला बहुत थोड़ा था, लेकिन उस तेज बारिश की वजह से मुझे 1.5 घंटा लग गया था अस्पताल पहुंचते पहुंचते, वरना शायद मैं 20-25 मिनट में पहुंच जाता। उस बारिश की वजह से, उस तूफानी रात की वजह से मैं पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच तो गया अस्पताल में। मैंने गाड़ी को पार्क किया और सीधा मैं उसी नीचे बेसमेंट में पहुंचा। ये कुछ गिरा है। बेसमेंट में पहुंचते ही मैं उस कमरे के बाहर बैठे हुए उस शख्स से मिला, जिसकी ड्यूटी थी, जो सारा हिसाब किताब रखता था, जिसके पास रजिस्टर और सब कुछ होता था, जहां वो इंदराज करता था कौन अंदर गया है मुर्दा और कौन बाहर गया है, क्योंकि उस ठंडे यख कमरे के अंदर मुसलसल बैठना मुश्किल होता था, इसलिए वो बाहर ही बैठता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके जानते थे, क्योंकि मेरी यही जॉब थी, मैं यही काम करता था। मैं गया, उसको मैंने हाय हेलो बोला, तो उसे मैंने बताया कि वो जो फलां है उसकी कॉल आई है, वो मुझे दे दो और उसको मैं उसके घर पहुंचाने के लिए आया हूं। हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, उसने कहा, और रजिस्टर पे पहले उसकी सारा इंदराज किया कि वो जो फलां मुर्दा है उसको लेने के लिए रॉबर्ट आ गया हुआ है, मैं उसके हवाले कर रहा हूं, और मैंने आगे अपने दस्तखत भी कर दिए। ये एक कार्रवाई होती है जिसको कागजी कार्रवाई कहते हैं। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई। उसने उस कोल्ड रूम का, जहां पे माइनस टेम्परेचर था, जहां पे शदीद ठंडा रखा जाता था, क्योंकि मुर्दा खाने का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि ताकि अंदर रखी हुई मैयत, मुर्दा वजूद शदीद ठंड की वजह से खराब नहीं होता। जैसे ही दरवाजा खुला, एक धुआं सा बाहर निकला, जो ठंडक की वजह से अंदर पैदा हो चुका था। वो अंदर दाखिल हुआ, मैं उसके पीछे था। सामने
7-8 तकरीबन, मैंने गिने नहीं, 7-8 के करीब स्ट्रेचर रखे थे, जिनमें कुछ मुर्दे ऐसे थे जो प्लास्टिक के बैग में बंद थे और कुछ मुर्दे ऐसे थे जिनके ऊपर प्लास्टिक की सफेद शीट डाल दी गई थी। जिस मुर्दे को मुझे लेना था उसके पांव के ऊपर भी टैग बंधा हुआ था। वो एक बॉक्स के पास गया, शायद उसको काफी दिनों से अंदर रख दिया गया था। उसने एक बॉक्स को खोला, लेकिन उसके अंदर वो मुर्दा नहीं था, कोई और था, क्योंकि 2-3 शिफ्टें होती हैं, 8-8 घंटे की, 24 घंटे की शिफ्ट लगती है। तो वो दूसरे बॉक्स को खोल के देखने ही लगा कि उसके फोन बजने की बाहर आवाज आई। वो जैसे ही फोन बजने की, उसने घंटी की आवाज सुनी, तो उसने मुझे कहा, माइंड मत करना, रुकना, मेरे कुछ मेहमान आ रहे थे, एक फोन आया है, मैं अभी आता हूं। वो शायद पहले से किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा हाँ देख लो। तो वो बाहर की तरफ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो अब मैं मुर्दों के बीच में अकेला मौजूद था। पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका था। ये कौन सा था कि मुर्दों के बीच में मैं आज पहली दफा मौजूद था। इसी कमरे, इस तरह के कई मुर्दे कमरे कई दफा मैं देख चुका था, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि जैसे ही वो बाहर गया तो बारिश बहुत तेज थी, शायद उस वजह से लाइटें चमकना शुरू हो गई, ब्लिंक होना शुरू हो गई। अमूमन बारिश के दिनों में ऐसा होता है। मैंने ऊपर लाइटों की तरफ देखा कि क्या हुआ है लाइटों को, कि उसी वक्त बिजली सी चली गई। शायद वो जितनी तेज बाहर बारिश हो रही थी, 20-25 मिनट का फासला मैंने भी इतनी 1.5 घंटे में किया था, तो वो उस बारिश की वजह से शायद बिजली चली गई थी या क्या हुआ था कि पहले ब्लिंक करना शुरू हुई, जिससे मैं भी समझ गया कहीं बिजली ना चली जाए। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था और ऐसे मौक़ों पे बिजली चली जाती थी वो, लेकिन कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। बिजली चमक गई, चली गई। जैसे ही बिजली गई मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैंने कहा ओहो बिजली चली गई। लेकिन जैसे ही बिजली चली गई, मैं अभी खड़ा था कि वो अंदर आएगा, फ़ोन सुन रहा होगा, आके बात करेगा, कि उसी वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शीट, प्लास्टिक की शीट मुर्दों के ऊपर जो पड़ी होती है, उस शीट को किसी ने हिलाया हो। अब एक ऐसा कमरा जिसके अंदर सिर्फ मुर्दे हैं और मैं हूं, दरवाजा बंद हो चुका है, एक प्लास्टिक की शीट को हल्का सा भी कोई हिलाएगा तो आवाज आती है। कभी कभी जो मुर्दे होते हैं वो अकड़ जाते हैं, उनके हाथ पांव कुछ ना कुछ जिस्म का हिस्सा हिल जाता है, ये मैं जानता था। लेकिन वो शीट इस तरह हिली थी जैसे किसी ने अच्छा खासा शीट को हिलाया हो। मेरे जहन में यही ख्याल आया कि कोई वजूद जो अकड़ चुका है मुर्दे का, तो वो हिला होगा। लेकिन दूसरी दफा जब शीट को आवाज आई, ऐसे थी जैसे बहुत ज्यादा आवाज हो, जैसे किसी ने बकायदा शीट को ऊपर से हटा दिया हो। और मैं जैसे ही इस आवाज को सुना तो चौंक गया। उस घुप अंधेरे में मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था कि उसी वक्त जिप खुलने की आवाज आई, जैसे उस शीट के अंदर, जिसके अंदर मुर्दे को लपेटा जाता था और बैग को जिप से बंद कर दिया जाता था, बकायदा जिप खुलने की आवाज आई। जिप खुली जब, मैं एकदम डर गया कि ये कैसे हो सकता है। चलो वो तो हो सकता है कि किसी ने ऊपर से हिला दिया हो, अकड़ा हुआ जिस्म हल्का सा हिल गया हो। जिप नहीं खुल सकती, और जिप थोड़ी सी भी नहीं खुली थी, करके पूरी जिप खुली थी। और मैं एकदम से अजीब सा हो गया कि ये जिप कैसे खुली है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुर्दा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि किसी ने पहले शायद ऊपर से प्लास्टिक की शीट उठाई है और कोई मुर्दा जिप खोलकर बाहर निकल रहा है, तो मेरा जिस्म पहली दफा जिंदगी में ऐसे लरस सा गया, कांपना शुरू हो गया कि ये क्या है। और जैसे ही मेरा वजूद इस तरह कांपना शुरू हुआ तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई पांव घसीटता हुआ, ऐसे पांव घसीटने की आवाज के साथ कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा हो। और जैसे ही ये मुझे एहसास हुआ कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा है, तो मेरा सांस धूनी की तरह चलना शुरू हो गया। मैं डर गया, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। क्या कोई मुर्दा उठ गया है, और क्या मुर्दा कोई जिंदा हो गया है और पांव घसीटता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। अभी मैं खड़ा ये सोच ही रहा था कि बाकायदा तौर पे मेरे पांव के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया।
और जैसे ही मेरे पांव के ऊपर एक ठंडे यख हाथ का एहसास हुआ, वो पांव घसीटता हुआ जो आया था वो शायद चलता हुआ नहीं आया था, वो रेंगता हुआ आ रहा था, जैसे कोई जमीन पे अपने आप को तैरने वाले अंदाज में घसीटता हुआ लेके आए, तैरने वाले अंदाज में। तो ऐसे अपने वजूद को घसीटता हुआ ले आया था और उसने अपने दोनों हाथ मेरे पांव पे रख दिए और जैसे ठंडे यख उंगलियां क्लियर दोनों हाथों पे मुझे महसूस हुई, मेरे मुंह से चीख निकल गई। और मेरे मुंह से जैसे ही चीख निकली, वो इतनी जोर से चीख थी कि बाहर फोन सुनते उस शख्स को वो चीख भी सुनाई दी और जल्दी से उसने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसी वक्त लाइट भी आ गई। मैं जमीन पर बैठ चुका था खौफ की वजह से। वो आते ही मेरे करीब बोला, क्या हुआ क्या हुआ? अब मुझे लगा कि इसको बताऊं क्या बताऊं, ये तो मेरी बेइज्जती करेगा, कि एकदम से मैं सामने की तरफ देखना शुरू हो गया। मैंने देखा सब लाशें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। कोई भी अपनी जगह पे ऐसा नहीं जो हिला हो, जिप खोल के बाहर आया हो या नीचे पड़ा हो, कुछ भी नहीं था। वो मुझसे चीखने की वजह पूछ रहा और मैंने डरते डरते कहा, यार पता नहीं किस चीज़ ने पाँव पे काटा है। और एकदम से मेरी चीख निकल गई कि चींटी थी, क्या था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आई मुझे। मैं ऐसे, तो मुझसे कह रहा है डर गया है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। मैं कवर करना शुरू हो गया। मुझे लगा वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। मेरा दोस्त था, मुझसे मजाक भी करता था। इसको पता लग गया मैं डर गया हूँ, ये तो हमेशा मजाक करेगा। और मैंने कवर किया, नहीं नहीं मैं डरा नहीं हूँ यार, पता नहीं क्या था नीचे, कुछ ऐसे कटा है या क्या लगा है कि मेरी चीख निकल गई। मैंने कवर किया, लेकिन वो समझ गया था, लेकिन बोला नहीं क्योंकि मैं माना नहीं, वरना मेरा मजाक बन जाता। खैर वो अंदर आया, उसने वो लाश मेरे हवाले की। उस लाश को मैंने उठाया और गाड़ी में रखा। हाँ, मेरे पांव पे किसने क्लियर हाथ रखा था, वो झूठ नहीं था। उस लाश को पीछे रखे हुए गाड़ी चलाते हुए, अभी भी बाहर तेज बारिश हो रही थी। जब मैं पहली दफा जा रहा था, यह पहला मौका था कि मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं डर रहा था बहुत ज्यादा। इससे पहले मैंने कभी नहीं डरा था। खैर मैं उस लाश को लेकर जैसे कैसे उनके घर पहुंचा और वो लाश मैंने उनके हवाले की। तो वो पहली दफा मंजर था जो मैंने क्लियर देखा उनके उस कमरे में, जहां उन्होंने मुझे कहा था उस बारिश में। उस लाश को जैसे ही मैंने जाकर रखा तो सामने दीवार के कोने की तरफ एक साया उसी लाश का जिसको मैं लेकर आया था, क्योंकि वो एक तकरीबन 60 साल की उम्र का बंदा था, छोटे छोटे उसके बिल्कुल बाल थे। मैंने उस साये को, सफेद सा साया, कोने के अंदर खड़े हुए देखा। उसने अपना सर कोने की तरफ किया हुआ था पीछे के, उसके मैं बाल देख सका। मैं तो देखा था उसकी लाश को वसूल करते हुए, मैंने उसके चेहरे को देखा था। मैंने देखा कि सामने उस कमरे की दीवार के बिल्कुल कोने में वो मौजूद है बगैर लिबास के। और वही मुर्दा जिसको मैं अभी उनके रिश्तेदारों के हवाले कर रहा था, वो उसका भूत, उसका हमजाद या उसकी रूह कह लीजिए, सामने दीवार के कोने में मुंह करके खड़ी थी। और मैंने जैसे ही उसको देखा तो उसी लम्हे मेरे वजूद के अंदर एक थरथरी सी, एक खौफ सा, एक कपकपाहट सी, थरथराहट सी पैदा हुई। मैं खौफजदा अंदाज में कोने की तरफ देख रहा था तो एक घर के फर्द ने उसी कोने की तरफ देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी रॉबर्ट तबीयत तो ठीक है, उधर क्या देख रहे हो? और मुझे महसूस हुआ इसका मतलब है वो सामने वाला शख्स सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, इनको नहीं। मैंने लाश उनके हवाले की और जल्दी से घर पहुंच गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई, खौफ मुझ पे सवार हो चुका था। मैं डरता रहा। जब सुबह हुई तो मैं फादर के पास पहुंचा चर्च के अंदर, और मैंने फादर को जाके सब सारा वाकया बताया। तो उन्होंने होली वाटर मुझे दिया और कहा, क्योंकि तुम ये जॉब करते हो इसलिए भटकती हुई रूहों को देखना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तुम इतना खौफनाक हद तक अपना रिएक्शन दो। डरो मत, ये हो जाता है, लेकिन कभी तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे काफी अरसा लगा नॉर्मल होने में। उसके बाद मैंने एक और काम भी शुरू कर दिया। ये काम भी करता था लेकिन दिन की रोशनी में, मैं रातों को नहीं जाता था। और मैंने अपना एक और काम भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में दोबारा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को ये कहानी, रॉबर्ट की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।